किस्मत से मिल हम तुम चैप्टर 31 शादी की पार्टी। रात काफी हो गई थी, इसीलिए प्रिया राहुल के घर गेस्ट रूम में रुकी हुई थी। क्योंकि राहुल इस हालत में नहीं था कि वह प्रिया को वापस घर छोड़ सके, और प्रिया भी राहुल को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। सुबह प्रिया और राहुल ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। प्रिया ने कॉफी का मग राहुल के सामने किया और एक मुस्कान के साथ कहा, अगर सुबह ही अच्छी सी कॉफी हो जाए ना तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। वैसे तो मुझे पता नहीं क्या आपको कैसी कॉफी पसंद है, इसलिए मुझे जैसी पसंद है मैंने वैसे ही बनाई। राहुल एक फीकी सी मुस्कान के साथ वह कॉफी लेता है और उसे पीने लगता है। इतने में राहुल का फोन बजता है। राहुल देखता है विनीता के पापा की कॉल आ रही थी। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि विनीता के घर से कॉल जरूर आएगी। राहुल कुछ सोचता है और फिर फोन उठाता है। राहुल फोन पर हेलो कहता है तो सामने से विनीता के पापा कहते हैं, अरे राहुल बेटा क्या हुआ, कल तुम रिसेप्शन पर आए नहीं। राहुल कहता है, सॉरी पापा, मैं कहीं काम में फंस गया था, इसलिए आ नहीं पाया। विनीता के पापा, बेटा सब ठीक तो है ना? विनीता की रात जब से घर आई है थोड़ी उखड़ी उखड़ी नजर आ रही है, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? राहुल को समझ ही नहीं आ रहा था वह इस समय क्या बोले। उसने कहा, नहीं पापा ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। बाकी अगर कुछ ऐसा है विनीता आपको बताना चाहिए तो शायद विनीता आपको बता देगी। ऐसा कह के राहुल फोन रख देता है। प्रिया राहुल की तरफ देखती है और कहती, कोई प्रॉब्लम है? राहुल प्रिया से कहता है, विनीता ने अपने घर पर हमारे अलग होने की बात नहीं कही है। प्रिया, पर विनीता जी ने ऐसा क्यों किया, मतलब वह तो खुद आपको छोड़कर गई है ना, तो उन्होंने अपने घर पर क्यों नहीं बताया? राहुल अपनी कुर्सी से खड़ा होते हुए, पता नहीं, और अगर विनीता ये बात किसी को नहीं बताना चाहती है तो मुझे भी यह बात किसी को नहीं बतानी है। उसके बाद कभी अपनी कार कीस उठाते हुए प्रिया से कहता है, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। प्रिया अपना फोन उठाते हुए कभी हमसे कहती है, ईटो के राहुल आप जाइए, मैं चली जाऊंगी, एक्चुअली मैं घर नहीं जा रही हूँ। राहुल हैरानी से कहता है, घर नहीं जा रही तो कहाँ जा रही? प्रिया, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो मुझे वहीं से मेल है, मुझे इंटरव्यू पर जाना है। राहुल हैरानी से कहता है, तुम जॉब ढूंढ रही हो, बताया क्यों नहीं? प्रिया मुस्कुराते हुए, इसमें बताने वाली कौन सी बात है? राहुल भी मुस्कुराते हुए प्रिया से कहता है, बस ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू, लेकिन फिर भी तुम्हारा जहां भी इंटरव्यू है मैं पहले तुम्हें वहां ड्रॉप करूंगा, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। प्रिया राहुल को मना करना चाहती थी पर वह जानती थी तभी मानेगा नहीं, इसलिए वह चुपचाप उसके साथ चली गई। वहीं दूसरी तरफ भाग्य के घर में भाग्य सीढ़ियों से उतरता है, तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठी श्री पर जाती है जो अपने फोन में कुछ देखकर मुस्कुरा रही थी। श्री को मुस्कुराता देख भाग्य भी मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठते हुए कहता है, क्या बात है, जब से मामा जी ने तुम्हें न्यू फोन दिया है चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही है। श्री भाग्य को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, अरे नहीं, यह मुस्कुराहट फोन की वजह से नहीं है बल्कि इन पिक्चर की वजह से है जो मामा जी ने मुझे भेजी है। ऐसा कहते हुए श्री भाग्य की तरफ अपना फोन बढ़ाती है। भाग्य देखता है ये विवेक और जूही के रिसेप्शन की पिक्चर थी। भाग्य इन फोटोज को देखकर फोन श्री को वापस कर देता है और कहता है, काफी खुश लग रहे हैं दोनों साथ में। श्री भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ देखिए ना कितनी अजीब बात है, विवेक और जूही पर एक दूसरे को पसंद करते थे, किसी को पता भी नहीं चला। अगर पर यह बात पहले ही बता देती तो शायद इतनी प्रॉब्लम से नहीं होती। खैर छोड़िए, जो भी हुआ सो हुआ। मैं खुश हूँ इन दोनों के लिए, और उनके रिसेप्शन की पिक्चर कितनी अच्छी आई है। वैसे भी जूही अपनी शादी में तो तैयार हो भी नहीं पाई थी, कम से कम रिसेप्शन पर तो सुंदर लग रही है। हर लड़की का सपना होता है कि वह अपनी शादी और रिसेप्शन पर सबसे सुंदर दिखे, और जूही को देखकर तो ऐसा लगता है कि जो कमी शादी पर रह गई थी वो इतने रिसेप्शन पर पूरी कर ली। भाग्य बहुत गौर से श्री की बातें सुन रहा था।
और इस समय उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। भले ही श्री ने ये सब बहुत ही नॉर्मल ही कहा था, पर कहीं ना कहीं भाग्य को ये बात खटक गई कि श्री की शादी भी तो नॉर्मल नहीं थी। उसकी लाइफ उसने ना शादी का सुख देखा और रिसेप्शन तो हुआ ही नहीं। यही सोचते हुए भाग्य को कैसे खड़ा होता है और श्री को देखकर कहता है, शाम को फ्री रहना, हम बाहर जा रहे हैं। श्री हैरानी से भाग्य की तरफ देखती है और कहती है, शाम को बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? भाग्य अपना कोट सही करते हुए कहता है, संडे को हम दोनों की शादी की रिसेप्शन पार्टी है, तो उसके लिए शॉपिंग करने। फ्लश्ड श्री हैरानी से भाग्य को देखती है और भाग्य मुस्कुराते हुए चला जाता है। स्माइल। तारांकिन। विनीता जब से वापस घर आई थी ना तो उसने ढंग से किसी से बात किया था और ना ही उसने ठीक से पार्टी अटेंड की थी। उसकी राहुल से कितनी ही लड़ाई क्यों ना हो, लेकिन आज उसे खुद वजूद अधूरा सा नजर आ रहा था। सभी विनीता अपने कंधे पर एक हाथ महसूस करती है। वो पीछे पलटकर देखती है तो वो उसके पापा होते हैं। अपने पापा को देखकर विनीता को कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए वह अपने पापा के गले लग जाती है। विनीता के पापा भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हैं। उन्हें ये तो नहीं पता था कि राहुल और विनीता के बीच क्या हुआ, पर इतना जरूर अंदाजा था कि जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो उनके रिश्ते को परेशान कर रहा है। 32 कंजूस श्री। शाम के करीब 6 बजे बज रहे थे। राहुल एक मीटिंग की फाइल लेकर भाग्य के केबिन में आता है और हर बार की तरह बिना नोक अंदर चला जाता है। भाग्य नई डिज़ाइन को फाइनल करने के लिए फ्लश्ड। भाग्य नई डिज़ाइन को फाइनल करने के लिए फ्लश्ड। इस समय राहुल के हैरानी की सीमा नहीं थी। फ्लश्ड। भाग्य की शादी से पहले वो हमेशा रात में ऑफिस में रुक के काम किया करता था। उसका कोट कुर्सी पर टंगा रहता था, लैपटॉप खुला रहता था जिसके भाग्य काम करता रहता था। ऑफिस के कोना पर लगेगी उसकी फेवरेट टेबल जहां पर वो सारे वॉचेस के डिज़ाइन बनाता है। वहां पर पेपर और डिज़ाइन बिखरे रहते थे। भाग्य की टेबल पर ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट की फाइल रहती थी। भाग्य की टेबल पर ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट की फाइल रहती थी। पर आज राहुल ने क्या देख लिया? भाग्य के सारे डिजाइन्स उसके लैपटॉप के साथ उसके बाद में रखे हुए हैं। फाइलें रॉक रखी हुई है और भाग्य अपना कोट सही कर रहा है। राहुल अंदर आते हुए हैरानी से भाग्य से पूछता है, तू कहाँ जा रहा है? भाग्य अपना कोड सही करते हुए कहता है, घर और कहाँ? राहुल, पर अभी सिर्फ 6 बजे ही बजे हैं। भाग्य, हाँ पता है, और ऑफिस टाइम भी तो 6 बजे तक का ही है। राहुल, वह तो बाकी एम्प्लॉयज के लिए, तू तो लेट नाइट तक काम करता है ना, तो आज इतनी जल्दी घर क्यों जा रहा है? भाग्य अपना लैपटॉप बैग में फाइल रखते हुए कहता है, पहले की बात अलग थी। पहले कोई घर पर मेरा इंतजार नहीं कर रहा था, पर अब मुझे टाइम पर घर पहुंचना है। और फिर मुस्कुराते हुए राहुल को देखकर कहता है, क्योंकि मेरी बीवी घर पर मेरा इंतजार करती है और मेरे घर नहीं जाने पर वो खाना नहीं खाती है। स्माइल। राहुल धड़ाम से सोफे पर बैठता है और भाग्य से कहता है, हे भगवान, अच्छा खासा मेरा दोस्त फैमिली मैन बन गया। अब तो तुझसे बस त्योहारों पर या पार्टीज में ही मुलाकात होगी। भाग्य अपना बैग सही करता है और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए राहुल से कहता है, उसके लिए भी तुझे मेरी बीवी से पूछना होगा। अच्छा, मैं घर जा रहा हूँ, तू भी सारा काम निपटा कर घर चला जाए, विनीता वेट कर रही होगी। भाग्य केबिन से चला जाता है और उसके जाने के बाद राहुल के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाते हैं और वह एक हंसी के साथ कहता है, कितनी अजीब बात है ना अनु, कल तक तुझे घर जाने का बहाना नहीं मिलता था, इसलिए तो रात भर बैठकर ऑफिस में काम किया करता था। आज तू घर इसलिए जल्दी जा रहा है क्योंकि भाभी तेरा वेट कर रही है, और आज मेरे पास घर जाने का कोई बहाना नहीं है। पेंसिव फेस। दूसरी तरफ भाग्य अपनी गाड़ी सड़कों पर दौड़ा रहा था। उसे जल्दी से श्री के पास पहुंचना था क्योंकि शाम को वह लोग बाहर जा रहे थे शॉपिंग के लिए और डिनर भी बोलो बाहर ही करने वाले थे। भाग्य जल्दी से अपने घर जाता है तो श्री तैयार होकर सोफे पर बैठी थी
और यशोदा आंटी के साथ कुछ बात कर रही। भाग्य की गाड़ी की आवाज सुनकर श्री दरवाजे की तरफ भाग्य अंदर आते हुए कहता है, तुम तैयार हो, मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। श्री हमें अपना सर हिलाती है। भाग्य जल्दी से फ्रेश होकर आता है और श्री को देखते हुए कहता है, चले। श्री यशोदा आंटी को देखकर कहती है, आंटी आप भी हमारे साथ चलिए ना। ऐसा नहीं था कि भाग्य को यशोदा आंटी को अपने साथ ले जाने में प्रॉब्लम थी, पर उसे श्री के साथ अकेले बाहर जाना था। यशोदा आंटी ने भाग्य के मन की बात जान ली और अभी से अपना घुटना पकड़ के एक दर्द भरे अंदाज में कहा, अरे नहीं बिटिया, अब इस उम्र में कहाँ मुझसे यह मॉल घूमना होगा, तुम दोनों जाओ। वैसे भी मौसम बदल रहा है, मेरे घुटने में दर्द रहता है। आंटी की बात सुनकर श्री ने ज्यादा जिद नहीं की और भाग्य के साथ बाहर जाने लगी। आंटी उन दोनों को साथ जाता देख उनकी बलाई लेते हुए मन में कहती हैं, माता रानी तुम दोनों की जोड़ी राम सीता की तरह बनाए रखें। भाग्य और श्री इस समय एक मॉल के एंट्रेंस पर खड़े थे। भाग्य की नज़र वहां से सीधे एक तरफ चली जाती है। श्री जब उसकी नज़रों का पीछा करती है तब उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती। IM वॉच का स्टोर था। भाग्य का वॉच ब्रांड इस मॉल की सबसे टॉप ब्रांड में से एक था। तभी उस मॉल का मैनेजर वहां जाता है और भाग्य और श्री को देखकर कहता है, हेलो मिस्टर जयदेव। हेलो मैम। भाग्य मैनेजर को देखकर एक मुस्कान के साथ हेलो कहता है। मैनेजर आगे कहता है, तुम मिस्टर जयदेव आप स्टोर पर चलना चाहेंगे, मैं आपको इस महीने के। भाग्य मैनेजर को बीच में रोकते हुए, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू बट मैं यहाँ पर ऐसा कस्टमर आया हूँ। बिजनेस की बातें हम ऑफिस में करेंगे, फिलहाल मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर कुछ और लेने आया हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। भाग्य जयदेव एक वॉच का मालिक यहाँ अपनी बीवी के साथ शॉपिंग पर आया था। मैनेजर के तो होश ही उड़ गए थे। उसने हटाते हुए भाग्य से कहा, बिल्कुल, मुझे क्या दिक्कत होगी, मैं आप लोगों को पर्सनल ही अटेंड करता हूँ। भाग्य ने कहा, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों नॉर्मल ही शॉपिंग करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम आपको फ़ोन कर देंगे, अब जाए अपना काम कीजिए। मैनेजर एक मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन मॉल में सबको भाग्य और श्री के वहां का बेस्ट कलेक्शन दिखाने के लिए कहकर जाता। भाग्य और श्री मॉल के एक शॉप पर जाते हैं जहां पर वेडिंग आउटफिट मिलता था। वहां की सेल्स गर्ल्स ने बहुत ही पोलाइटली कहा, हाउ कैन हेल्प यू सर। भाग्य श्री की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इनके लिए कुछ दिखाए। सेल्स गर्ल्स हॉस्टल का सबसे बेस्ट कलेक्शन भाग्य और श्री के सामने लाकर रखती है। भाग्य का सारा ध्यान कपड़ों की क्वालिटी पर था कि कौन सी चीज़ श्री पर अच्छी लगेगी, और हमारी श्री आदत के अनुसार हर कपड़े का प्राइस टाइप पहले चेक कर रही थी और मेल। श्री ने 20 से ज़्यादा कपड़े प्राइस देखकर रिजेक्ट कर दिए। भाग्य को समझ में ही नहीं आ रहा था कि श्री को किस तरीके के कपड़े पसंद है। अब तो सेल्स गर्ल्स ने भी हार मान ली थी, पर फिर भी वह श्री को और ड्रेसेस दिखाने लगी, क्योंकि मैनेजर के साथ पाउडर थे कि श्री और भाग्य यहाँ से निराश होकर ना जाए। भाग्य ने वह साड़ियों और सूटों का पहाड़ एक तरफ धकेलते हुए श्री से, क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आ रहा क्या। श्री धीरे से भाग्य के कान की तरफ जाती है और धीरे वॉइस में कहती है, अरे यहाँ कपड़े कितनी महंगी है, जितनी मैं यहाँ की एक साड़ी खरीदूंगी इतने में तो मैं पूरे साल की साड़ियाँ खरीद लूँगी। टंग आउट। अब भाग्य को समझ में आया कि क्यों श्री कुछ नहीं खरीद रही थी, और श्री की बात सुनकर उसने अपना सर पीट लिया। 33 डायमंड वर्क साड़ी। श्री की ये कहने पर कि वह बस इसलिए कपड़े नहीं ले रही है क्योंकि यहाँ बहुत महंगे कपड़े मिलते हैं। भाग्य अपना सर पीट लेता है और अपने मन में कहता है, क्या आइटम बीवी है मेरी अनअम्यूज्ड। भाग्य एक नज़र लाचारी के साथ श्री को देखता है। भाग्य एक नज़र लाचारी के साथ श्री को देखता है तो श्री भाग्य को देखकर अपनी बत्ती सी दिखा देती है, जैसे कि कितना महान काम किया है उसने। ग्रिन। भाग्य सेल्स गर्ल की तरफ देखता है और कहता है, आपके शोरूम का जो सबसे महंगा कलेक्शन है वह लेकर आइए। श्री की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। फ्लश्ड।
सेल्स गर्ल्स वहां से चली जाती है। जैसे ही श्री कुछ कहने को होती है, भाग्य श्री को उंगली दिखाकर चुप करवा देता है। 10 मिनट बाद सेल्स गर्ल्स उस शोरूम के मैनेजर के साथ आती है और उनके हाथ में एक बैग था। मैनेजर भाग्य को ग्रीट करता है और फिर उसमें से ड्रेस बाहर निकालता है। श्री की आंखें अब बाहर आने को हो रही थी और भाग्य की आंखों में भी खुशी थी। एक लाइट मरून कलर की साड़ी थी जिस पर डायमंड का वर्क हो रहा था। भाग्य उस खूबसूरत साड़ी में श्री को इमेजिन करने लगा और हमेशा की तरह पागल श्री प्राइस चेक की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। भाग्य ने जब श्री को ये करते देखा तो उसके हाथ के ऊपर एक छोटी सी चपत लगाई। श्री ने झट से अपना हाथ पीछे ले लिया और भाग्य की तरफ देखा। भाग्य ने अपनी आंखें बड़े करके श्री को ना में सर हिलाया। भाग्य ने मैनेजर से कहा, पैक्थिस। श्री का मन कर रहा था कि वह जोर से चिल्लाए और मैनेजर से पूछे कि कितनी की साड़ी है ये, पर भाग्य ने टेबल के नीचे उसका हाथ कस के पकड़ लिया और मैनेजर को स्माइल देकर कहा, थोड़ा जल्दी करना। उनके जाने के बाद श्री भाग्य की तरह घूमती है और उससे कहती है, अरे पूछ तो लेते कितने का है। भाग्य, मुझे वह साड़ी पसंद आई है और मैं उसे तुम्हारे लिए लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने नहीं पूछा वह कितने का है। श्री, मुझे तो ये साड़ी बहुत महंगी ले लग रही है। ना बाबा, ना मैं इतनी महंगी साड़ी नहीं पहनूंगी। अगर कहीं कुछ हो गया तो। भाग्य, क्या होगा? श्री, कुछ भी हो सकता है। इसमें दाग लग सकता है, ये फट सकता है। भाग्य, अरे कपड़े है, कुछ भी हो सकता है। इतना क्यों सोच रही हो? और वैसे भी शादी के बाद ये पहला तोहफा है मेरी तरफ से, और तोहफा देने वाले का दिल देखा जाता है, कीमत नहीं। लास्ट वाली लाइन भाग्य ने श्री की आंखों में देखकर कही थी, जिससे श्री की आंखें अपने आप झुक गई। मैनेजर साड़ी पैक करके भाग्य को दे देता है। भाग्य बिल काउंटर की तरफ जाता है और अपना गोल्ड कार्ड निकालकर कैसिया को देता है। कैसिया बिल करके जब कार्ड भाग्य को वापस करता है तो श्री छट से वह बिल की पर्ची ले लेती है। भाग्य को कुछ समझने का मौका ही नहीं, और श्री ने जब उसने प्राइस देखा तो उसकी आंखें सच में निकलकर बाहर आ गई और दिल 1 मिनट के लिए रुक गया। फ्लश्ड। श्री लड़खड़ाने लगी तो भाग्य ने उसे पकड़ लिया और पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? श्री की सांस ऐसे अटकी जैसे इंसान अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। 5.5.5.5.5 क र रो ड फ्लश्ड फ्लश्ड फ्लश्ड। भाग्य को थोड़ी घबराहट होने। क्या हुआ श्री, तुम ठीक तो हो ना? क्या बोल रही हो? श्री ने हैरानी से भाग्य की तरफ देखा और अटकती हुई आवाज में, 5 करोड़ की साड़ी। फ्लश्ड फ्लश्ड। श्री ने मैनेजर की तरफ देखकर कहा, एंग्री, आपको मेरे ही पति मिले हैं लूटने के लिए। इतनी महंगी साड़ी, इसमें क्या हीरे जड़े हैं? भाग्य ने बेचारगी के साथ मैनेजर की तरफ देखा तो मैनेजर ने डबल बेचारे वाले फेस के साथ भाग्य और श्री की तरफ देखकर कहा, जी मैडम। श्री की आंखें जो पहले ही फटी की फटी थी, अब तो मुंह खुल गया। मैनेजर ने कहा, मैडम इस साड़ी में रियल डायमंड ही है। भाग्य ने श्री का हाथ कस के पकड़ा। मैनेजर को स्माइल देकर थैंक यू कहा और पैकेट लेकर जल्दी से शोरूम से बाहर निकल गया, क्योंकि अगर वह 2 मिनट और वहां तो श्री और कोई नया बखेड़ा खड़ा करने वाली थी। भाग्य जल्दी से श्री को लेकर गाड़ी के पास आता है और उसे गाड़ी में बैठता है और जल्दी से गाड़ी एक रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ लेता है। भाग्य की नज़र ड्राइविंग पर थी और श्री की नज़र उस पैकेट पर जिसमें साड़ी था। वहीं दूसरी तरफ विनीता अपने पापा के गले लगी हुई थी। विनीता के पापा को शुरू से ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर अब वो विनीता के मुंह से सुनना चाहते। क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ जब से तुम वापस आई हो परेशान नजर आ रही हो। विनीता ने अपने पापा को देखा और फिर अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, पापा मैं और राहुल अब साथ नहीं है। पेंसिव फेस। विनीता के पापा थोड़ी हैरानी से कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो? विनीता, पापा प्लीज आप इस बात को समझें, हम अब साथ नहीं रहना चाहते। विनीता के पापा,
पर ऐसा हुआ क्या कि तुम दोनों ने अलग होने का डिसीजन ले लिया है? विनीता, पापा कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आपको नहीं बता सकती, पर हम दोनों का अब अलग हो जाना ही बेहतर है। एक रिश्ते में रहकर उसे बोझ की तरह उठाते रहे, इससे अच्छा तो यह है कि हम दोनों अलग हो जाए। विनीता के पापा, देखो बेटा, मैं ये तो नहीं जानता कि बात क्या है, पर मैं इतना जानता हूँ कि तुम दोनों समझदार हो, और अगर तुम दोनों इतना बड़ा फैसला लिया है तो कुछ सोचकर ही लिया होगा। विनीता अपने पापा से बात कर रही थी और उसके पापा उसे समझा रहे थे इस बात से अनजान के दरवाजे के पीछे से कोई उनकी बातें सुन रहा है। ये जूही थी, जो विनीता की बात सुन ली थी। जूही गुस्से में अपने कमरे में आती है और बेड पर बैठकर एक पिलो को अपनी गोद में रख लेती है। विवेक, जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, जूही की इस हरकत पर चौंक जाता है। वह अपने लैपटॉप बंद करता है और सोफे से उठकर पर जूही के सामने बैठते हुए कहता है, क्या हुआ स्वीट हार्ट, किस बात पर इतनी नाराज हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? जूही गुस्से में विवेक की तरह दिखती है और कहती है, मुझसे कोई कुछ कहे इतनी हिम्मत नहीं है किसी की, और वैसे भी इस घर में तो सबको अपने मन की करनी है। 34 चाइनीज डिनर। जूही के ऐसा कहने पर विवेक शॉक हो जाता है और वह जूही से पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ, किसी ने कुछ कहा तुमसे? जूही थोड़ा गुस्से में विवेक को देखती है और कहती है, मुझसे कोई कुछ क्यों कहेगा? मैं घर की बहू हूँ। कोई जब तुमसे कुछ नहीं कहता तो मैं तो अभी भी बाहर से आई हूँ। सब घर में अपने फैसले लेती है। हम दोनों तो जैसे इस घर की कुछ है ही नहीं। जूही थोड़ा गुस्से में विवेक को देखती है और कहती है, मुझसे कोई कुछ क्यों कहेगा? मैं घर की बहू हूँ। कोई जब तुमसे कुछ नहीं कहता तो मैं तो अभी भी बाहर से आई हूँ। सब घर में अपने फैसले लेती है। हम दोनों तो जैसे इस घर की कुछ है ही नहीं। विवेक पूरा कंफ्यूज था। देखो जूही, किसी ने अगर तुमसे कुछ कहा है तो मुझे बताओ। और वैसे भी हमारी शादी को दिन ही कितना हुआ है, लेकिन फिर भी देखो सबने तुम्हें कितनी अच्छी से एक्सेप्ट कर लिया है। हमारी रिसेप्शन पार्टी भी कितनी अच्छी रही है। सब कितने खुश हैं, और मुझे नहीं लगता किसी ने तुमसे कुछ ऐसा कहा होगा जिससे तुम इतना भड़क रही हो। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ ना। जूही ने गुस्से में विवेक को देखा और कहा, अगर आप मेरे ही मुंह से सुनना चाहते हैं सुनिए। आपकी लाडली दीदी अपना घर छोड़कर जहां हमारे घर पर रहने आ गई है। विवेक थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तो क्या हुआ अगर दी थोड़े दिनों के लिए हमारे साथ रह लेगी तो? जूही ने खींचते हुए कहा, अरे नहीं, वो 2-4 दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए आ गई है। वो अपने पति का घर छोड़कर यहाँ मायके में आकर बस गई है परमानेंट। एंग्री। अब विवेक के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने जूही से कहा, क्या बकवास कर रही हो? किसने कहा है तुमसे ऐसा कि दीदी जीजा जी का घर छोड़कर आई है? जूही ने दोनों हाथ अपने सामने बांधते हुए कहा, जब तुम्हारी लाडली दीदी अपने पापा के गले लगकर अपने टूटे घर का हाल सुना रही थी, तब सुना मैंने। विवेक अपनी जगह से खड़ा होता है और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, इतनी बड़ी बात हो गई, और दीदी ने मुझे बताया तक नहीं। जूही जल्दी से विवेक का हाथ पकड़ लेती है और उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो? विवेक कहता है, जूही, दीदी से बात तो करनी होगी, वह कितनी परेशान होगी। ऐसी क्या बात हो गई है कि दी को यह फैसला लेना पड़ा? जूही अपना सर पीट लेती है और विवेक से कहती है, तुम बेवकूफ़ हो और बेवकूफ़ ही रहोगे। एक तुम्हारी बहन अपने पति का घर छोड़कर यहाँ मायके में पड़ी हुई है, और उसे डांटने की वजह तुम उसके लिए परेशान हो रहे हो। जब मेरी शादी श्री से होने वाली थी और मैं डर की वजह से किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था, तो वह विनीता दीदी थी जिसने हमारी शादी करवाने में मदद की थी। तुम भूल गई उनका यह एहसान? क्या तुम भूल गई कि अगर वह नहीं होती तो आज तुम और मैं साथ नहीं होती? जूही कहती है, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, पर इस एहसान के बदले वह अपना ससुराल छोड़ मायके में आकर थोड़ी ना बैठेगी। चलो एक बार के लिए हमने उन्हें अपने साथ रख भी लिया, पर तुमने सोचा है
कल उनके साथ क्या होगा? शादीशुदा लड़की है, घर बैठ जाएगी, लोग क्या कहेंगे? दुनिया उनके पति को कुछ नहीं कहेगी, पर तुम्हारी बहन का जीना हराम हो जाएगा। आता जाता हर इंसान उनके ऊपर नजर रखेगा, उनके साथ गलत व्यवहार करेगा। अरे तुम्हारी बहन अपने पति का घर छोड़कर आई, पर लोगों उसे एक छोरी हुई औरत ही कहेंगी। विवेक एक पल के लिए जूही की बात सोच के कहता है, शायद तुम ठीक कह रही हो। दीदी के साथ बाहर कुछ उल्टा सीधा हुआ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? विवेक और जूही अपने कमरे से बाहर आते हैं। हॉल में विनीता सबके साथ बैठी हुई थी और सबको पता चल चुका था कि विनीता और राहुल के बीच कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से विनीता घर छोड़कर आ गई है। विवेक और जूही जैसे ही इनके पास आते हैं, विवेक की माँ जूही को देखकर कहती है, जूही बेटा जाओ एक कप चाय बना लाओ विनीत के लिए। इतना रोई है ये, किसके सर में दर्द हो गया है? जूही घूरकर विनीता को देखती है जो अपने पापा के गले लगी सुबक रही थी, और जूही उसे खुन्नस में देखते हुए किचन में चली जाती है। किचन में जाकर जूही एक बर्तन गैस पर पटकते हुए कहती है, काम तो मैंने कभी अपने घर पर नहीं किया था, वहाँ पर मुझे पानी की वह श्री देती थी, और यहाँ मैं मैडम के लिए चाय बनाऊंगी। जहर ना मिला दो मैं इसके चाय में। जूही ने अपना दिमाग लगाया और अपने हाथ में थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी गिराकर वह बर्तन जिसमें चाय का पानी उबल रहा था उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। बाहर सब लोग चौंक गए कि इतने में जूही की चिल्लाने की आवाज आई। विवेक और सब जैसे ही किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि जूही अपना हाथ पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रही है। विवेक जल्दी से जूही के पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ जूही? जूही घड़ियाली आंसू लेकर विवेक से कहती है, चाय का बर्तन मेरे हाथ पर पलट गया, लाउडली क्राइंग, और मेरे हाथ पर गर्म पानी गिर गया। विवेक जल्दी चाहा उसका हाथ पकड़ता है और टैप वाटर के नीचे लाकर पानी चला देता है। विवेक अपनी माँ को देखकर कहता है, माँ आपको मालूम है ना कि जूही घर का काम करना नहीं जानती है, तो क्यों उसे रसोई में भेजा आपने? विवेक की माँ ने कहा, मुझे मालूम है बेटा कि जूही को घर के काम नहीं आते हैं, पर मुझे लगा चाय तो बना नहीं आती होगी। विवेक ने खींचते हुए कहा, माँ अपने जूही से पूछा क्या कि उसे चाय बनानी आती है या नहीं? विवेक की माँ जूही से, अरे बेटा अगर तुम्हें चाय बनानी नहीं आती थी तो तुम मुझे बता देती ना। जूही अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, मम्मी जी आपकी बात कैसे टाल सकती थी, मुझे लगा ससुराल है, काम तो करना ही पड़ेगा। विवेक की माँ कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें वह काम नहीं आता तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की। विनीता कहती है, चाची आप जूही को लेकर बाहर जाए, चाय मैं बना देती हूँ। विवेक जूही को लेकर बाहर आ जाता है। वहां से निकलते वक्त जूही के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। वहीं दूसरी तरफ भाग्य श्री को लेकर एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाता है। वह श्री को लेकर एक वीआईपी प्राइवेट रूम में जाता है और श्री के पास मेनू देते हुए कहता है, तो ऑर्डर करो। श्री जब मेन्यू ओपन करती है तो उसे जोर से खांसी आ जाती है और वह जल्दी से पानी पीते हुए भाग्य से कहती है, आप मुझे खाना खिलाने के लिए चाइना लेकर आई है क्या? भाग्य अजीब समूह बनाकर श्री को देखता है और कहता है, क्या मतलब? श्री मेनू भाग्य को पास करवाते हुए कहती है, इस पर खाने के नाम लिखे हैं, देश के नाम लिखिए हैं। भाग्य मेन्यू पढ़ता है और हंसने लगता है। प्रोक्रोन, रिटुलिया, वस्तानिया, फोलिका पूर्ति, चिया लेमन, इतने सारे डिश में श्री को कुछ ही समझ में आया था। दिलच 35 दुखी खाना। श्री अजीब अजीब नाम पढ़कर कंफ्यूज हो गई थी। उसे लगा ये कोई शहरों के नाम है। उसने मेनू भाग्य की तरफ किया और उससे कहा, मुझे तो इसमें का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप ही ऑर्डर कर दीजिए। भाग्य ने हंसते हुए मेन्यू लिया और वेटर को ऑर्डर कर दिया। कुछ ही देर में उनका खाना लग गया, पर अजीब अजीब खाने के डिज़ाइन देखकर श्री भी मुंह बनाने लगी। कुछ ही देर में उनका खाना लग गया, पर अजीब अजीब खाने के डिज़ाइन देखकर श्री भी मुंह बनाने लगी।
कहाँ उसने सोचा था कि भाग्य उसे छोले भटूरे, राजमा चावल, सोया चाप या फिर कढ़ाई पनीर या पनीर पसंदा खिलाएगा। पर यहाँ पर तो व्हाइट सॉस पास्ता, इटालियन मार्गरेटा, गार्लिक ब्रेड और 2-4 सब्जियों के पहाड़ आए थे। श्री पहले खाना देखकर हैरान हुई, फिर भाग्य को देखकर हैरान हुई, क्योंकि भाग्य ने श्री को खाना अपने हाथों से सर्व किया। भाग्य ब्रेड का पीस श्री की प्लेट पर रखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, ये तुम्हें जरूर पसंद आएगा। श्री तो उस खाने को देखकर ही रोने से शक्ल बना रही थी, पर अब तो उसे सच में रोना आ रहा था, क्योंकि भाग्य कांटे छुरी से खा रहा था और फीमेल श्री ने देखा कि उसके पास भी कांटे छुरी का एक सेट रखा हुआ है। श्री ने छुरी को हाथ में उठाया और उसे उलट पलट कर देखने लगी। श्री ने अपने मन में कहा, इससे खाना खाऊंगी। हे ठाकुर जी, कहीं ऐसा ना हो खाते खाते मैं अपना मुंह ही काट फिट कर एक कर लूं। फिर श्री एक नज़र भाग्य को देखती है और अपने मन में कहती है, इनसे पूछ लेती हूँ कि कांटे से कैसे खाते हैं। फिर कुछ सोचकर, कहीं इन्हें ऐसा ना लगे एक गावर लड़की से शादी की है। मैं पहले इन्हें देख लेती हूँ कि यह कैसे खाते हैं, उसके बाद ही खाऊंगी। श्री देखती है कि भाग्य बहुत ही परफेक्ट तरीके से खाना खा रहा है। श्री भाग्य की देखा देखी अपने कांटे छुरी से खाने की कोशिश करती है, पर उसकी छुरी में लगा पहला निवाला उसकी मुंह तक पहुंचने से पहले ही गिर जाता है और श्री के मुंह से अचानक से निकल जाता है। भाग्य श्री की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ? श्री बेचारा समूह बना के कहती, वह मेरा खाना गिर गया। भाग्य ने नेपकिन से श्री का हाथ साफ करते हुए, आराम से खाओ। श्री भाग्य से कहती है, मैं कुछ और खा लूं। भाग्य मुस्कुराते हुए कहता है, ये सारा खाना मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है, तुम्हारा जो मन करता है तुम वह खाओ। स्माइल। श्री जल्दी से एक प्लेट में नूडल्स निकालती है, क्योंकि यह खाना उसके लिए सबसे इजी था। भाग्य श्री को देखकर मुस्कुरा देता है और वह नूडल्स को साथ सॉस देते हुए श्री के प्लेट में 2 चॉपस्टिक रखता है। अब तो जैसे श्री की जान ही निकल गई थी। कहाँ तो उसने सोचा था कि नूडल्स को फोक के साथ खा लेगी, और कहाँ अब उसके सामने नटराज की पेंसिल रखी थी टंग आउट। श्री हैरानी से भाग्य की तरफ देखती है, तो भाग्य मुस्कुराते हुए कहता है, आराम से खाओ। स्माइल। श्री भाग्य को देखकर फिर अपनी प्लेट में देखती है और मन में कहती है, अब इस लकड़ी के डंडे से कैसे खाऊं, और मेल हे भगवान क्या मुसीबत है। लगता है आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। श्री ने अपने दोनों हाथों में एक एक चॉपस्टिक ली और उससे नूडल्स को लपेटकर अपने मुंह में लाने लगी, पर बैलेंस ना होने की वजह से नूडल्स उछलकर श्री की आंख में लग गए। श्री जोर से चिल्लाए। भाग्य ने घबराहट कर श्री को देखा और पूछा कि क्या हुआ। श्री ने भाग्य कर हाथ झटक दिया और गुस्से में खड़े होते हुए बोली, पहले बोल देते, मैं घर से खाना खाकर आती। इतना दुखी खाना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। कहाँ यशोदा आंटी ने इतने अच्छे कड़ी चावल बनाए थे, वह छोड़कर मैं आपका यह विलायती खाना खाने आई हूँ। मुझसे ये खाया भी नहीं जा रहा है। अरे भगवान ने इंसान को हाथ दिए हैं खाना खाने के लिए, फिर भी पता नहीं इस छोरी कटे खतरनाक चीज़ों से खाना कैसे खा लेते हैं, और यह पेंसिल से नूडल कैसे खाते हैं। मुझे नहीं आता ये सब खाना। पहली बार ऐसा खाना देखा है जिसे खाने से पहले मुझे प्रोटीन खाकर आना पड़ेगा, क्योंकि ये दुखी खाना खाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। श्री की बात सुनकर भाग्य हंसने लगा और श्री से कहता है, अगर तुम खाना नहीं खा पा रही थी तो मुझे बता दी थी। गुस्सा छोड़ो और बताओ क्या खाना है। श्री ने मुंह बनाते हुए, छोले भटूरे। भाग्य ने हंसते हुए कहा, भटूरे जैसा मुंह फुला रखा है और भटूरे खाने हैं टंग आउट। श्री ने घूरकर भाग्य को देखा। भाग्य ने हंसते हुए कहा, अरे मजाक कर रहा हूँ, रुको मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। श्री ने कहा, नहीं मुझे यहाँ का नहीं खाना। भाग्य ने पूछा, अगर यहाँ का नहीं खाना तो फिर कहाँ का गाना है। श्री ने भाग्य का हाथ पकड़ते हुए उसे टेबल से उठाया और कहा, एक जगह जानती हूँ,
वहाँ पर सबसे बेस्ट छोले भटूरे मिलते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है वहाँ के छोले भटूरे। भाग्य बाहर आता है और पेमेंट करने के लिए आगे जाता है तो श्री उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, हमने तो कुछ खाया ही नहीं, पैसे क्यों दे। भाग्य मुस्कुराते हुए कहता है, पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि हमने खाना ऑर्डर किया था। हम खाएं या ना खाएं इसमें रेस्टोरेंट वाली की तो कोई गलती नहीं है ना। श्री भाग्य से, हम जो खाना अंदर छोड़कर आए हैं ये लोग उस खाने का क्या करेंगे। भाग्य ने बेफिक्री से कहा, पता नहीं शायद फेंक देंगे। श्री ने हैरानी से, इतना सारा खाना ये लोग फेंक देंगे। श्री ने अपने पास खड़े वेटर से कहा, भैया हम जो अंदर को खाना छोड़कर आए हैं आप उसे प्लीज पैक करके लिए आइए। भाग्य ने कहा, क्या कर रही हो, खाना क्यों पैक करवा रही हो। वेटर के जाने के बाद श्री भाग्य की तरह मूर्ति है और कहती है, अन्न का भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमें भले ही यह खाना पसंद नहीं आया पर है तो यह अनाज ही ना, और अनाज उगाने में किसान दिन रात मेहनत करते हैं और हमें उनकी मेहनत का सम्मान करना चाहिए। भाग्य बिल पेमेंट करता है और श्री वेटर के हाथ से वह सारे पैकेट ले लेती है जिसमें खाना पैक था। श्री ने और भी बहुत सारा खाना फ्रेश पैक करवाया था। भाग्य और श्री होटल से बाहर आते हैं। श्री जल्दी से सड़क पार करके दूसरी तरफ जाती भाग्य उसे रोकने की कोशिश करता है पर तब तक श्री सड़क पार करके दूसरी तरफ। वहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे जो दिखने में भिखारी लग रहे थे। श्री उनके पास जाकर वह सारे पैकेट रख देती है। भाग्य दूर से देखता है तो एक बुजुर्ग आदमी श्री के सर पर हाथ रखता है। ये देखकर मुस्कुरा देता है और श्री भी भाग्य के पास मुस्कुराते हुए आती है तो भाग्य उससे पूछता है, क्यों मुस्कुरा रही हो। श्री कहती है, मैंने जब उन लोगों को खाना दिया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में ये कहा कि ऊपर वाला मेरी जोड़ी सलामत रखे। दिल दिल।